दोस्तों, आप सब जानते हैं कि लोकसभा में एक स्पीकर होता है जो पूरे हाउस को कंट्रोल करता है, डिसिप्लिन मेंटेन करता है और सारा बिजनेस को चलाता है। अब अगर मैं कहूँ कि लोकसभा में दो स्पीकर होते हैं तो कैसा लगेगा? जी हाँ दोस्तों, हम आज जिस स्पीकर की बात करने जा रहे हैं उन्हें कहते हैं प्रोटम स्पीकर। ये वो स्पीकर हैं जो लोकसभा के कार्यकाल को संभालते हैं जब तक रियल स्पीकर की, परमानेंट स्पीकर की नियुक्ति ना हो जाए। इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं। ये एक खूबसूरत सी मज़ेदार तस्वीर आपकी स्क्रीन पे है, जिसके लेफ़्ट हैंड साइड पे ये दादाजी हैं जो बेटे को, अब ये बड़ा हो गया है तो पगड़ी उनके सर पे रख रहे हैं कि भाई अब से जिम्मेदारी तेरी। इसी तरह राइट हैंड साइड जो प्रोटम स्पीकर हैं वो एक सीनियर मोस्ट मेंबर होते हैं लोकसभा के, और वो सारी ओथ एडमिनिस्ट्रेशन का काम करते हैं। जितने भी नई एमपीज आते हैं लोकसभा में और जो नए स्पीकर की नियुक्ति है उसको, इलेक्शंस को अरेंज करना, वो सारा काम करते हैं ये प्रोटम स्पीकर। सो दोस्तों, आज हम सिर्फ एक फैक्ट की बात नहीं कर रहे हैं, ये प्रीवियस ईयर में आया हुआ रिपीटेड क्वेश्चन है। सो ऐसे ही मज़ेदार जानकारी के साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करेंगे। वीडियो को देखें अंत तक। नमस्कार दोस्तों, मैं हेमंत कुमार आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद हेमंत पर। मैं जल्दी से बताऊं कि अब तक 101 वीडियोस आ चुकी हैं बिना ब्रेक के, सिर्फ आपके प्यार और सहयोग के कारण। सो जल्दी से इस बढ़ती हुई यात्रा का हिस्सा बने, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें, आगे बढ़ने में थोड़ा सहयोग करें। अब दोस्तों चलते हैं हमारी उस यात्रा पे जिस पे हमने लास्ट टाइम आपको छोड़ा था, ये छोटे से पड़ाव पे, जहाँ क्वेश्चन नंबर 77 आपकी स्क्रीन पे था और ये आपका होमवर्क क्वेश्चन था। ये क्वेश्चन हमने किया था, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द ऑफिस ऑफ द स्पीकर इज करेक्ट। ऑफिस जो स्पीकर है उसका ऑफिस, उसके रिगार्डिंग क्या ठीक है या क्या नहीं है। क्या सही है इनमें से? ऑप्शन ए थी, ही होल्ड्स ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट। राष्ट्रपति की जो नियुक्ति है, राष्ट्रपति की जो खुशी है, मंजूरी है, उसके तहत ही ये ऑफिस को होल्ड करते हैं जो स्पीकर। बी, he need not to be member of the house at the time of his election but has to become a member of the house within 6 months from the date of his election। कि वो हाउस के मेंबर ना हो जब उनके इलेक्शंस हुए हैं, बट उनको मेंबर बनना पड़ेगा 6 महीने के अंदर अंदर जब भी उनकी इलेक्शन हो जाए। सी है, he loses his office if the house is dissolved before the end of its normal tenure। वो अपने ऑफिस को लूज कर देते हैं अगर लोकसभा भंग हो जाए बिफोर द एंड ऑफ नॉर्मल टेन्योर, नॉर्मल टेन्योर खत्म होने से पहले भी। D, he intends to resign the letter of his resignation is to be addressed to the deputy speaker। अगर उनको रिजाइन करने की इच्छा हो तो वो डेप्टी स्पीकर को अपना इस्तीफा देंगे। IAS प्री 1993 का क्वेश्चन था एंड आंसर वाज डी। एक्सप्लेनेशन थोड़ी सी देख लेते हैं, वैसे हम कई बार ये चीज़ें कर चुके हैं। जो दोस्त नए हैं उन्हें मैं बताऊं कि इस वीडियो की, इस चैप्टर की पार्ट 1 वीडियो ज़रूर देखें, उसमें मैंने पूरे कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन किया है और ये क्वेश्चंस को खुद आप आंसर कर पाएंगे। आज ये ऑलमोस्ट, आई होप कि लास्ट वीडियो होगी, लास्ट पार्ट होगा और हम इसे फिनिश कर लेंगे। बहुत लंबा गया तो हम कंटिन्यू अगले में करेंगे। सो ये चैप्टर फिनिश होने वाला है। सो दोस्तों, आर्टिकल 94 ये कहता है कि जो स्पीकर है मस्ट बी मेंबर ऑफ द हाउस एट द टाइम ऑफ हिज इलेक्शन। जब भी इलेक्शंस हों तो स्पीकर उसका मेंबर हो, क्योंकि जो इलेक्टेड मेंबर्स हैं उन्हीं में से एक को स्पीकर चूज़ किया जाता है लोकसभा के द्वारा। द स्पीकर मे बी रिमूव्ड बाय रेजोल्यूशन ऑफ द मेजोरिटी मेंबर्स ऑफ द हाउस। वो रिमूव किया जा सकता है मेजोरिटी ऑफ मेंबर्स के द्वारा। आर्टिकल 94 ये कहता है कि जब भी हाउस डिसॉल्व हो, भंग हो जाए, द स्पीकर शैल नॉट वैकेट हिज ऑफिस अंटिल इमीडिएटली बिफोर द फर्स्ट मीटिंग ऑफ द लोकसभा आफ्टर डिसोल्यूशन। मतलब जब डिसोल्यूशन हो गया और अभी नेक्स्ट मीटिंग होने वाली है नई लोकसभा की, उससे पहले तक वो ऑफिस खाली नहीं करेंगे। मतलब अगली लोकसभा की पहली मीटिंग वो करवा के जाएंगे। ठीक है जी। उसके बाद है अकॉर्डिंग टू दी आर्टिकल 94 बी, शैल नॉट वैकेट, इसको ध्यान से फिर देख लें, शैल नॉट वैकेट हिज ऑफिस अंटिल इमीडिएटली बिफोर द फर्स्ट मीटिंग। इमीडिएटली बिफोर, उससे जस्ट इमीडिएटली पहले तब छोड़ेंगे जब मतलब मीटिंग आ गई, अब तो पूरी लोकसभा बन गई है अगली, तो तब तक वो उसको लोकसभा को वही संभालेंगे। सो इसको बहुत ध्यान से देखना है। शैल नॉट वैकेट हिज ऑफिस अंटिल इमीडिएटली बिफोर द फर्स्ट मीटिंग। ठीक है, उसके तुरंत पहले। और 94 बी क्या कहता है? इफ स्पीकर इंटेंड्स टू रिजाइन, इसका क्लॉज बी है कि अगर उन्होंने इस्तीफा देना है तो डिप्टी स्पीकर को देंगे। इसलिए A, B, C रॉन्ग एंड D इज द करेक्ट।
अब चलते हैं फटाफट क्वेश्चन नंबर 71 एंड फर्स्ट वन ऑफ दिस सेशन। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। ये स्टेटमेंट्स दिए हैं आपके सामने। जो स्पीकर है लेजिस्लेटिव असेंबली के, यहाँ विधानसभा की बात हो रही है, लेजिस्लेटिव असेंबली शैल वैकेट हिज और हर ऑफिस इफ ही और शी सीजेस टू बी मेंबर ऑफ द असेंबली। जस्ट लोकसभा की तरह कि अगर वो मेंबर नहीं रहे तो उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए, लोकसभा सीट खाली कर देनी चाहिए। 2 क्या है, विन एवर द लेजिस्लेटिव असेंबली इज डिसॉल्व, जब भी भंग हो जाए विधानसभा, लेजिस्लेटिव असेंबली डिसॉल्व हो जाए, द स्पीकर शैल वैकेट हिज ऑफिस इमीडिएटली, क्या इमीडिएटली छोड़ देना चाहिए। 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन पे ये रही। A 1 only, B 2 only, C both 1 and 2, D neither 1 and 2 and answer is A IS Preet 2018 का क्वेश्चन। स्पीकर इज इलेक्टेड बाय द असेंबली, असेंबली के द्वारा ही चुना जाता है अमंगस इस मेंबर, जस्ट लाइक दैट लोकसभा। तो विधानसभा में भी ऐसा ही है और तब तक ऑफिस में रहेंगे जब तक असेंबली की लाइफ है, मतलब उनका कार्यकाल है। हाउएवर ही वैकेट्स हिज ऑफिस अर्लियर, 3 केसेस में वो जल्दी ऑफिस को छोड़ते हैं। इफ़ ही सीजेस टू बी मेंबर ऑफ द असेंबली, भाई मेंबर्स में से ही लोकसभा का स्पीकर चुना जाता है, अब वो मेंबर ही नहीं रहे तो स्पीकर कैसे रहेंगे, तो इसलिए मेंबर नहीं रहेंगे अगर वो इफ़ ही सीजेस टू बी मेंबर ऑफ द असेंबली, तो वो स्पीकर नहीं रहेंगे। बी क्या है, इफ़ ही रिजाइंस बाय राइटिंग टू द डिप्टी स्पीकर, अगर वो अपना रेजिग्नेशन दे दें डिप्टी स्पीकर को। सी इफ़ ही इज़ रिमूव्ड बाय रेजोल्यूशन पास्ड बाय मेजोरिटी, अगर एक रेजोल्यूशन के द्वारा मेजोरिटी उनको पास करे उस रेजोल्यूशन को तो उन्हें हटाया जा सकता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 70, अच्छा इसका एक एक्सप्लेनेशन और दी, इसको भी देख लीजिए। आर्टिकल 179 ये कहता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद दी वैकेशन, रेजिग्नेशन एंड रिमूवल ऑफ द स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर ऑफ द असेंबली, कि आर्टिकल जो 179 है वो डील करता है कॉन्स्टिट्यूशन के कि कैसे उनकी वैकेशन, मतलब कैसे सीट खाली हो सकती है, रेजिग्नेशन कैसे दे सकते हैं, रिमूवल प्रोसेस क्या है स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का। और अकॉर्डिंग टू द आर्टिकल 179C क्या कहता है, उसका क्लॉज सी, कि जब भी असेंबली डिसॉल्व हो जाए स्पीकर शैल नॉट वैकेट हिज ऑफिस अंटिल इमीडिएटली बिफोर द फर्स्ट मीटिंग ऑफ द असेंबली आफ्टर द डिसोल्यूशन, एग्जैक्टली कॉपी ऑफ द लोकसभा। जैसे लोकसभा में पद खाली नहीं करेंगे, ये ऐसे यहाँ पे भी पद खाली नहीं करेंगे जब तक अगली लेजिस्लेटिव असेंबली स्टार्ट ना हो जाए, इलेक्ट ना हो जाए, उसके जस्ट पहले तक। क्वेश्चन नंबर 79 ऑन योर स्क्रीन, हु इज जनरली अपॉइंटेड एज अ प्रोटेम स्पीकर, ये है वो मजेदार क्वेश्चन जिसकी मैंने बात की थी। किसको चूज किया जाता है, ए द स्पीकर ऑफ द आउटगोइंग लोकसभा, जो लोकसभा जा रही है, खत्म होने वाली है। बी द डिप्टी स्पीकर ऑफ द आउटगोइंग लोकसभा, डिप्टी स्पीकर को बनाया जाता है आउटगोइंग लोकसभा के। सी वन ऑफ द सीनियर मोस्ट मेंबर ऑफ द न्यूली इलेक्टेड लोकसभा, जो न्यूली इलेक्टेड लोकसभा है उसका सीनियर मोस्ट मेंबर को। या डी लीडर ऑफ द ऑपोजिशन पार्टी इन द आउटगोइंग लोकसभा, ऑपोजिशन पार्टी के आउटगोइंग लोकसभा के उनको बनाया जाता है। सो फ्रेंड्स अब बताइए आप क्या इसका आंसर है, दैट इज सी इज द आंसर। यूपी पीसीएस 2017 का क्वेश्चन था ये। एज सून एज द न्यू गवर्नमेंट इज फॉर्म, जैसे ही नई सरकार बनती है तो उसमें द लेजिस्लेटिव सेक्शन जो है पार्लियामेंट का कानून बनाने वाला, प्रिपेयर्स अ लिस्ट ऑफ द सीनियर मोस्ट लोकसभा मेंबर्स, वो जो भी लोकसभा के सीनियर मोस्ट मेंबर्स हैं उनकी लिस्ट बनाता है। ये लिस्ट देन सबमिटेड टू द मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर्स, पार्लियामेंट्री अफेयर्स के जो मिनिस्ट्री है वहाँ पे सबमिट की जाती है और फिर वहाँ से प्रोटेम स्पीकर की अपॉइंटमेंट होती है। जो मिनिस्टर है वो सबमिट करते हैं एक नोट बना के राष्ट्रपति को उनके अप्रूवल के लिए। फाइनली जब वहाँ से अप्रूवल हो गई और एक जिस मेंबर को चुना गया है उनको प्रोटेम स्पीकर बनाया जाता है। फंक्शन क्या है प्रोटेम स्पीकर का, इज टू कंडक्ट द प्रोसीडिंग्स ऑफ द हाउस इन द एब्सेंस ऑफ द स्पीकर, की जब स्पीकर एब्सेंट हैं तो जो भी प्रोसीडिंग है हाउस की उनको कंडक्ट करना। बी एडमिनिस्टर द ओथ टू द मेंबर्स, कि जो भी शपथ है नए मेंबर्स को उसको एडमिनिस्टर करना, उसका शासन प्रशासन चलाना। सी ऑफिशिएट एज अ स्पीकर व्हेन द स्पीकर इज अनलाइकली टू बी इलेक्टेड, कि जब स्पीकर ना बनने वाला हो तो एक ऑफिशिएट उस सीट पे ऑफिशिएटिंग चार्ज उनको दिया जाए कि भाई इनकी जगह पे अब ये बैठे हैं, कार्यभार संभालेंगे। डी ओनली चेक इफ द इलेक्शन सर्टिफिकेट्स ऑफ द मेंबर्स आर इन ऑर्डर, सिर्फ यही चेक करते हैं कि क्या इलेक्शन सर्टिफिकेट है उनके सही ऑर्डर में है। यूपी पीसीएस 2010 का क्वेश्चन, बी इज द आंसर। जैसा मैंने बताया था कि एडमिनिस्टर करते हैं ओथ, ये इनका मेन काम है। एज सून एज द न्यू गवर्नमेंट इज फॉर्म, लेजिस्लेटिव सेक्शन प्रिपेयर करता है, सीनियर मोस्ट, सिंपल सेम सारा प्रोसेस है। फंक्शन को देख लेते हैं। फंक्शन ऑफ द प्रोटेम स्पीकर इज टू एडमिनिस्टर द ओथ टू द न्यूली इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द हाउस एंड कंडक्ट प्रोसीडिंग्स टिल अ रेगुलर स्पीकर इज चोजन, मतलब प्रोसीडिंग्स को वो ही रेगुलेट करेंगे और जब तक नया स्पीकर नहीं चुना जाता, और सारी ओथ जो हैं उनको भी वही एडमिनिस्टर करेंगे, वही शपथ सबकी दिलवाएंगे सारे मेंबर्स की। क्वेश्चन नंबर 81 ऑन योर स्क्रीन, द स्पीकर ऑफ द लोकसभा मेक्स यूज ऑफ हिज कास्टिंग वोट ओनली, कास्टिंग वोट का कब यूज करता है लोकसभा का स्पीकर,
ए टू सेव द एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट, जो भी एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट है उसको सेव करने के लिए। बी इन द केस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, या कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हो उस केस में, और या इन केस ऑफ इमरजेंसी केस में, या डी इन अ केस ऑफ टाई इन दी वोट्स इक्वली डिवाइडेड, जब वोट्स इक्वली डिवाइड हो जाए, टाई हो जाए, क्या उस केस में यूज़ करते हैं। यूपीपीसी 2008 का क्वेश्चन, एंड योर आंसर इज डी, कि जब टाई हो जाए तभी वो उस पावर को यूज़ करेंगे। आर्टिकल 101 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स द प्रोसीजर फॉर दी वोटिंग इन द हाउसेज, जो भी हाउसेज में वोटिंग है वो कैसे होगी, उसका प्रोसीजर क्या है, उसके बारे में बताता है 101 ये जो आर्टिकल है। कोई भी क्वेश्चन, एनी क्वेश्चन एट द सिटिंग, एट एनी सिटिंग शैल बी डिसाइडेड बाय मेजोरिटी ऑफ द वोट्स ऑफ द मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग। कोई भी क्वेश्चन है सिटिंग के रिगार्डिंग कि क्या सिटिंग रहेगी, क्या अरेंजमेंट है सारा, और कैसे वोटिंग हो रही है उनकी, तो वो कौन डिसाइड करते हैं, जो भी मेजोरिटी वोट्स होंगी ऑफ द मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग। अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 100 क्लॉज 1, स्पीकर और अ पर्सन एक्टिंग एज अ चेयरमैन स्पीकर, जो भी स्पीकर के पद पे हैं, चेयरमैन के पद पे है, शैल नॉट वोट इन द फर्स्ट इंस्टेंस, पहले इंस्टेंस में जो पहला गो है उसमें वो वोट नहीं देंगे, बट शैल हैव एन एक्सरसाइज द कास्टिंग वोट इन द केस ऑफ इक्वलिटी ऑफ वोट्स। अगर टाई हो जाए, वोट्स इक्वल हो जाए दोनों साइड से, तो उस टाइम पे वो एक डिसाइडिंग फैक्टर के तौर पे कास्टिंग वोट दे सकते हैं। लेकिन अब मज़ेदार बात यहाँ पे क्या है, आर्टिकल 96 की। आर्टिकल 96 गिव्स अ डिफरेंट एक्सरसाइज, वो एक अलग एक्सरसाइज है ऑफ द कास्टिंग वोट बाय द स्पीकर। 96 का क्लॉज 2 कहता है स्पीकर शैल हैव द राइट टू कास्ट अ वोट इन फर्स्ट इंस्टेंस ऑन द क्वेश्चन ऑफ रेजोल्यूशन फॉर हिज रिमूवल। ऊपर कहा गया था फर्स्ट इंस्टेंस में वोट नहीं दे सकते, इक्वालिटी पे देंगे, बट जब उनके खुद के रिमूवल का रेजोल्यूशन मत पास किया जा रहा हो तो उस समय में वो पहले इंस्टेंस में वोट दे देंगे, पहली बार जो कहना कह दो, बट इक्वालिटी ऑफ वोट्स आ जाएंगी, उस केसेस में वो वोट नहीं दे पाएंगे। ये ध्यान में रखें, 100 में दे पाएंगे, इक्वालिटी की बात चल रही है, जब इक्वालिटी हो जाए तभी वोट दे पाएंगे कास्टिंग वोट। लेकिन जब उनके खुद के रिमूवल की बात है 96 के अंदर, तब वो इक्वालिटी पे वोट नहीं दे पाएंगे। फर्स्ट इंस्टेंस में जो उन्हें कहना है वोट देनी है, अपने पक्ष में भी देनी है, दे दो। अब चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 82 पे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स दैट द स्पीकर शैल हैव एक्सरसाइज द कास्टिंग वोट इन द केस ऑफ एन इक्वालिटी ऑफ वोट्स। कौन से आर्टिकल में दिया गया है भाई, जो ऊपर हमने पढ़ा है कि स्पीकर शैल हैव एन एक्सरसाइज कास्टिंग वोट का राइट हो स्पीकर के पास जब इक्वालिटी ऑफ वोट्स आ जाएं। आर्टिकल नंबर 100 अभी पढ़ा है हमने, दैट इज सी इज आंसर। क्वेश्चन नंबर 83, हु वाज द फर्स्ट स्पीकर ऑफ द लोकसभा, पहले स्पीकर कौन थे भी लोकसभा के, दैट इज ए मावलंकर, जीबी मावलंकर इनका फुल नेम था। 4 ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पे थी, एमपी पीसीएस, यूपी पीसीएस, उत्तराखंड, आईएएस। देखिए कितना रिपीटेड क्वेश्चन है, ध्यान से देख लो दोस्तों। जीबी मावलंकर फर्स्ट स्पीकर थे लोकसभा के, और ये पूरी लिस्ट आपकी स्क्रीन पे है आपको लर्न करने के लिए। दोस्तों सारी की सारी आप ऐसे रट नहीं सकते, और सिर्फ ये जो लिस्ट हैं, जिन जिन की भी लिस्ट है, चाहे वो राष्ट्रपति की हैं, प्रधानमंत्री, और आपके जैसे स्पीकर्स आ गए, इन सब की मैं ट्रिक्स बना के शॉर्ट्स जो वाली वीडियोस बनाऊंगा उसमें ज़रूर डालूंगा और टैग करूँगा यहाँ पे। सो दोस्तों अब मैं, लेकिन हर बार वैसे पूछा भी नहीं जाता, बहुत रेयर चांस है। ये देखिए अब इतने सारे स्पीकर्स आप नहीं करेंगे। क्वेश्चन यहीं पे देख लीजिए प्रीवियस ईयर में क्या है, सिर्फ फर्स्ट पूछा गया है, फर्स्ट स्पीकर अगेंस्ट होम अ मोशन ऑफ नो कॉन्फिडेंस वाज मूव्ड इन दी लोकसभा। ऐसे पहले स्पीकर जिसके खिलाफ अविश्वास का जो प्रस्ताव है वो रखा गया, नो कॉन्फिडेंस मोशन, ये वो कौन थे, वो भी जीबी मावलंकर ही थे, 20 आंसर। ये आपके सामने जेबी कृपलानी और 21 बाकी पार्लियामेंट के मेंबर्स जो ओपोजिशन में थे, उन्होंने नो कॉन्फिडेंस मोशन रखा लोकसभा में जेबी मावलंकर के खिलाफ 15 दिसंबर 1954 को। दिस मोशन वाज रिफ्यूज बाय द लोकसभा ने रिफ्यूज़ कर दिया था ऑन 18 दिसंबर 1954 को, 3 दिन बाद ही वो रिफ्यूज़ हो गया था। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 85, फर्स्ट फीमेल स्पीकर ऑफ द लोकसभा इज, कौन है फर्स्ट फीमेल स्पीकर, ए विजय लक्ष्मी पंडित, बी सुचित्रा कृपलानी, सी तारकेश्वरी सिन्हा, बी डी मीरा कुमार इज द राइट आंसर, डी इज योर आंसर। फर्स्ट वीमेन स्पीकर 2009 से लेकर 2014 तक उन्होंने सर्व किया एज अ फर्स्ट वीमेन स्पीकर ऑफ द लोकसभा। क्वेश्चन नंबर 86 फ्रेंड्स, प्रेजेंट लोकसभा डेप्टी स्पीकर, ये अभी एट प्रेजेंट के लिए इंपॉर्टेंट है, नहीं तो ये मैं आप इसको चेक कर लें, क्योंकि अभी के लिए इसमें कोई कंसर्न नहीं है, अभी 2026 चल रहा है। सो भाई मुझे ऑनेस्टली बताऊं, मुझे ध्यान में नहीं है डेप्टी स्पीकर कौन है। सो आप कमेंट में बताएं, मुझे भी पता लगे, स्टूडेंट्स में भी दमखम है, ठीक है, कि टीचर को भी ना पता हो बट लेकिन बच्चों को पता है। सो मैंने चेक नहीं किया है अभी, सो आई विल चेक एंड देन आई विल लेट यू नो। इन केस ऑफ द डेप्टी स्पीकर इज प्रिसाइडिंग द लोकसभा, ये कहते हैं कि ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी। मैंने अपनी नौकरी में, अपनी हर जगह, अपनी लाइफ में इसको कोशिश की है, मैक्सिमम 100% तो कोई नहीं कर पाता शायद, लेकिन मैंने जेन्युइनली अपने स्टूडेंट्स के साथ हमेशा पढ़ाते टाइम ये पॉलिसी अपनाई है, ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी। मुझे नहीं पता तो उसको गोल गोल घुमा के इधर उधर बोलने के बजाय, ओके स्टूडेंट्स
किसी को भी नहीं पता, कौन चेक करके बताएगा, कुछ नहीं पढ़ के आते आप। ये सब ड्रामा करने के बजाय जेन्युइनली बता दो कि भाई मैं भी गूगल नहीं हूँ, मुझे नहीं ध्यान में है। स्टूडेंट्स आप प्लीज़ चेक कर लें, या कल चेक करके अगली वीडियो में मैं शेयर कर दूंगा। दैट्स इट। सो दोस्तों, इन केस ऑफ द डेप्टी स्पीकर इज प्रिसाइडिंग, जब डेप्टी स्पीकर प्रिसाइड कर रहे हों द लोकसभा, ही हैज़ द राइट टू, किसके पास राइट है? ए, टू टेक पार्ट इन इट्स डेलिब्रेशन, B, vote on proposition before the House as a member, C, vote in the event of the equality of votes, D, no right to preside a joint sitting of the House of the Parliament in case of a speaker is absent। जब स्पीकर एबसेंट हो तो ज्वाइंट सिटिंग को प्रिसाइड करने का राइट उनके पास नहीं। किसकी बात हो रही है? डेप्टी स्पीकर की, जो वो प्रिसाइड कर रहे हो लोकसभा में। ही हैज़ अ राइट टू, क्या राइट है उनके पास? सी, ये राइट है। इक्वलिटी में वो वोट कर सकते हैं, बाकी तीनों में से कोई राइट नहीं है उनके पास। वो भी आर्टिकल 95 ये कहता है कि जब भी ऑफिस ऑफ स्पीकर इज़ वेकेंट, सो इट शैल बी परफॉर्म्ड बाय द डेप्टी स्पीकर। डेप्टी स्पीकर उस ड्यूटी को परफॉर्म करेंगे व्हेन ही कैन वोट इन दी, जब उनकी तरह वोट कर रहे हैं तो राइट भी वही हो गया उनके पास। जैसे स्पीकर हैं इक्वालिटी के टाइम पे वोट कर सकते हैं, कास्टिंग वोट, ऐसे ही डेप्टी स्पीकर भी दे सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 88, हु अमंग द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट ट्राइबल स्पीकर ऑफ द लोकसभा? पहले ट्राइबल स्पीकर कौन थे लोकसभा के? ये चार ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पे हैं। डी इज द आंसर, पी ए संगमा। पी ए संगमा फर्स्ट ट्राइबल स्पीकर, जो आदिवासी स्पीकर थे लोकसभा के 1996 में बने थे, 1996। याद रख लें पी ए संगमा, क्योंकि अभी हमारी ट्राइबल प्रेसिडेंट भी हैं द्रौपदी मुर्मू जी। एंड आई ट्रूली रिस्पेक्ट कि भाई ऐसे टफ कम्युनिटी से भी जब लोग निकल के आते हैं देश को रिप्रेजेंट करने के लिए, दैट्स अ बिग थिंग। 89, द लोकसभा सेक्रेटरीट कम्स अंडर द डायरेक्ट कंट्रोल ऑफ, लोकसभा का जो सचिवालय है डायरेक्टली किसके कंट्रोल में आता है? चार ऑप्शंस हैं, यूनियन होम मिनिस्ट्री, मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर्स, सी प्राइम मिनिस्टर, डी स्पीकर ऑफ द लोकसभा। डी स्पीकर ऑफ द लोकसभा। जो लोकसभा का सेक्रेटरीट है वो सीधा डायरेक्शन एंड कंट्रोल ऑफ द स्पीकर ऑफ द लोकसभा उनके अंडर आता है। उनके जो दिशा निर्देश हैं, सारे कंट्रोल है सारा उनके पास है। सेक्रेटरीट हैज़ द सुप्रीम अथॉरिटी ओवर द इट्स एम्प्लॉयज़, प्रीमाइसेस, एसेट्स ऑफ द पार्लियामेंट एंड एक्सरसाइज इट्स दिस अथॉरिटी थ्रू द सेक्रेटरी। सेक्रेटरी के द्वारा उसको चलाया जाता है। सेक्रेटरीट के पास ये सारा कंट्रोल होता है, सारे एम्प्लॉयज़ का, प्रीमाइसेस का, सारे एसेट्स का, संपत्ति का। ये आर्टिकल 98 में दिया गया है एंड रूल्स दिए गए हैं 124 एंड 124A। क्वेश्चन नंबर 90, द लोकसभा सेक्रेटरीट कम्स अंडर द डायरेक्ट सुपरविजन ऑफ, किसकी सुपरविजन में डायरेक्टली आता है? अभी हमने किया है लोकसभा स्पीकर, रिपीटेड क्वेश्चन, उत्तराखंड PCS 2012 में आया हो क्वेश्चन। नाउ क्वेश्चन नंबर 91 ऑन योर स्क्रीन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ट्रू स्टेटमेंट अबाउट द अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया? अटॉर्नी जनरल, ये हम ऑलरेडी चैप्टर में डिटेल में पढ़ चुके हैं, तो जो स्टूडेंट्स ने वो देखी हैं तो ऐसे आंसर देंगे, आई एम डैम श्योर। ए, ही इज़ नॉट अ मेंबर ऑफ द कैबिनेट, कैबिनेट का मेंबर नहीं होते अटॉर्नी जनरल। बी, ही हैज़ द राइट टू स्पीक इन दी हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट, हाउस ऑफ पार्लियामेंट में उनका राइट टू स्पीक नहीं होता उनके पास। ही हैज़ द राइट टू वोट इन द पार्लियामेंट, राइट टू वोट भी उनके पास। डी, नन ऑफ द अबव। सी इज़ द आंसर, ही हैज़ द राइट टू वोट इन द पार्लियामेंट। आर्टिकल नंबर 76 ये कहता है प्रोवाइडेड फॉर द ऑफिस ऑफ द अटॉर्नी जनरल, उसकी एक ऑफिस होना चाहिए अटॉर्नी जनरल, भारत में एक अटॉर्नी जनरल का ऑफिस होना चाहिए। आर्टिकल 88 डील्स करता है कि राइट क्या है अटॉर्नी जनरल का, विद रिस्पेक्ट टू द हाउस ऑफ पार्लियामेंट एंड द कमेटीज़, कि उनके पास राइट है, राइट टू स्पीक एंड टेक पार्ट इन द प्रोसीडिंग्स ऑफ बोथ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट और देयर जॉइंट सिटिंग्स और एनी कमेटी ऑफ द मेंबर ऑफ विच ही मे बी नेम्ड एज अ मेंबर बट विदाउट अ राइट टू वोट। राइट टू वोट नहीं है, अदरवाइज बोलने का अधिकार है। जितनी भी प्रोसीडिंग्स है दोनों हाउसेज की, या जॉइंट सिटिंग हो हाउसेज की, या कोई भी कमेटी पार्लियामेंट की जिसमें उनका नाम, उनको नामित किया गया है, नॉमिनेट किया गया है, ठीक है जी, लेकिन राइट टू वोट नहीं है। अटॉर्नी जनरल इज नॉट अ मेंबर ऑफ कैबिनेट, कैबिनेट के मेंबर नहीं होते। दाओ ही कुड बी इन्वाइटेड टू अटेंड इट्स मीटिंग्स इफ रिक्वायर्ड, अगर लगे कि उनका आना ज़रूरी है तो उनको इन्वाइट किया जा सकता है कैबिनेट की मीटिंग में। क्वेश्चन नंबर 92, इन केस ऑफ द इलेक्शंस ऑफ द लोकसभा, लोकसभा के इलेक्शंस के अकॉर्डिंग द राइट अमाउंट ऑफ द सिक्योरिटी डिपॉजिट्स, तो जो सिक्योरिटी कितनी डिपॉजिट की जाती है बाय द जनरल कैटेगरी कैंडिडेट्स एंड SC/ST कैंडिडेट्स कैटेगरी कैंडिडेट्स रिस्पेक्टिवली कितनी है? ये चार ऑप्शंस हैं, बट ये पुरानी ऑप्शंस हैं। ISPRI 2002 का क्वेश्चन है, रिवाइज अभी देख लेते हैं। एट द टाइम ऑफ दिस क्वेश्चन, उस टाइम पे SC/ST की सिक्योरिटी 10,000, 5,000 थी रिस्पेक्टिवली, जनरल की 10,000 और SC/ST की 5,000। अभी 2010 के बाद विच इज़ फॉलोइंग द जनरल कैटेगरी के लिए 25,000, SC/ST कैंडिडेट्स के लिए ये है दैट इज़ 10,000। उसके बाद है दैट इज़ क्वेश्चन नंबर 93, द अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया इज अपॉइंटेड बाय, अटॉर्नी जनरल हैं जो भारत के, उनको कौन अपॉइंट करता है? दैट इज़ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ये तो हम बहुत बार कर चुके हैं, बिहार PCS 2018 का क्वेश्चन।
एंड ये आपकी स्क्रीन पे, ये ऑलरेडी हम डिटेल में कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 94 ऑन स्क्रीन, एट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेजेस, किन स्टेजेस पे जनरल डिस्कशन है जो ऑन अ बिल टेक्स प्लेस इन द लोकसभा? ड्यूरिंग द इंट्रोडक्शन ऑफ बिल, ड्यूरिंग सेकंड रीडिंग, सी ड्यूरिंग द रिपोर्ट स्टेज, या डी ड्यूरिंग थर्ड रीडिंग? देखिए जो किस स्टेज के ऊपर जनरल डिस्कशन की जाती है किसी बिल के ऊपर, वो भी लोकसभा में, बी इज़ द आंसर सेकंड रीडिंग। सेकंड रीडिंग इज द आंसर। 3 स्टेजेस होती हैं किसी भी बिल को, हैज़ टू पास ईदर ऑफ द हाउस। एट द फर्स्ट स्टेज लीव इज आस्क्ड फॉर द इंट्रोडक्शन ऑफ द बिल, लीव मांगी जाती है, एंड इफ ग्रांटेड बिल इज इंट्रोड्यूस्ड, और अगर लीव मिल जाए तो बिल को इंट्रोड्यूस कर दिया जाता है। सेकंड स्टेज ऑफ और द रीडिंग ऑफ द बिल कंसिस्ट ऑफ द कंसिडरेशन ऑफ द बिल विच अकर्स इन दी, जस्ट अ मिनट। अब उसके बाद देखिए जो सेकंड स्टेज है और द रीडिंग ऑफ द बिल कंसिस्ट ऑफ द कंसिडरेशन ऑफ द बिल विच अकर्स इन द 2 स्टेज। कंसिडरेशन ऑफ बिल के लिए 2 स्टेज हैं। पहली स्टेज में क्या होता है, जर्नल डिस्कशन ऑन द बिल एज अ होल, पूरा बिल होलली कंप्लीटली उसको रीड किया जाता है। सेकंड स्टेज में क्लॉज बाय क्लॉज की एक क्लॉज को कंसिडरेशन किया जाता है बिल के, एज इंट्रोड्यूस्ड और रिपोर्टेड बाय द सिलेक्ट और द ज्वाइंट कमेटी। जैसा भी सिलेक्ट कमेटी ने या ज्वाइंट कमेटी ने रिकमेंड किया है, इंट्रोड्यूस किया है, उसके एक क्लॉज को डिस्कस किया जाता है। और थर्ड स्टेज जो रीडिंग की है, डिबेट इज कन्फाइंड टू द आर्ग्यूमेंट, जो डिबेट है उसको कन्फाइन किया जाता है कि आर्ग्यूमेंट के तौर पे भी डिस्कशन हो। आफ्टर द मेंबर इन चार्ज कैन मूव दैट बिल इज पास्ड, और जो फिर मेंबर इन चार्ज है, जिस उसका जो इंचार्ज है उस बिल के लिए, उसके द्वारा फाइनली होता है डिबेट कंफर्म होने, आर्ग्यूमेंट पूरी होने के बाद दैट बिल इज पास्ड। सो ये था पूरा प्रोसेस। आई होप कि ये समझ में आया होगा। फिर भी कोई भी डाउट है, बेझिझक होके, बिंदास होके डाउट्स में पूछें, कमेंट्स में पूछें, आई विल डेफिनेटली आंसर। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 95, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द एक्सक्लूसिव पावर्स ऑफ द लोकसभा इन कंपैरिजन टू द राज्यसभा? एक्सक्लूसिव पावर क्या है लोकसभा की राज्यसभा के मुकाबले? मनी फाइनेंस बिल कैन बी इंट्रोड्यूस ओनली इन द हाउस ऑफ पीपल, बिल्कुल सही है जी। लोकसभा में भी ही मनी बिल और फाइनेंस बिल रखा जा सकता है। 2 रिगार्डिंग द रिजेक्शन और अमेंडमेंट ऑफ द मनी बिल, रिगार्डिंग जो अमेंडमेंट है या मनी बिल के रिगार्डिंग, चाहे रिजेक्शन या अमेंडमेंट। 3 है अकाउंटेबिलिटी ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, जो अकाउंटेबिलिटी है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की, उसके बारे में। 4 कंसर्निंग द क्रिएशन ऑफ 1 और मोर ऑल इंडिया सर्विसेज, एक या एक से ज़्यादा ऑल इंडिया सर्विसेज हैं उसको क्रिएट करना, उसके बारे में जो भी कंसर्न्स हैं, लॉज हैं। ऑप्शंस बताइए कौन सी सही है। 4 आपके सामने, 1 2 3 इज द आंसर, क्योंकि 4th जो है वो राज्यसभा उसका आंसर है। लोकसभा इन कंपैरिजन टू द राज्यसभा हैज़ एक्सक्लूसिव पावर इन रिगार्ड्स ऑफ दी, चाहे वो इंट्रोडक्शन ऑफ मनी बिल हो तो लोकसभा के पास पावर है, रिजेक्शन हो चाहे अमेंडमेंट हो। ये आर्टिकल नंबर 109 में दिया गया है। अकाउंटेबिलिटी जो है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की इज टू द हाउस ऑफ पीपल एज प्रोवाइडेड इन दी 75(3). हमने काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के चैप्टर में डिटेल में पढ़ा था बढ़िया से, आई होप आपको याद होगा कि कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, सामूहिक। कोई एक बंदा कोई एक्शन करेगा, गलत कर दिया, लेकिन पूरी ग्रुप की रिस्पॉन्सिबिलिटी, पूरी काउंसिल की रिस्पॉन्सिबिलिटी है टू दी लोकसभा। और वेयर एज राज्यसभा हैज़ एक्सक्लूसिव पावर रिगार्ड टू दी क्रिएशन ऑफ 1 और मोर ऑल इंडिया सर्विसेज, जो भी IAS PCS ये सर्विसेज क्रिएट की जाती हैं, चाहे किसी एक स्टेट में या 2 को मर्ज किया जाए, ये सर्विसेज क्रिएट करने की ये राज्यसभा के पास है, ना कि लोकसभा के पास, आर्टिकल 312 के तहत। ये सारे इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं, इनको याद कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, बाय एग्जाम में बार बार रिपीटेड है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 96, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट? क्या करेक्ट नहीं है? ईच मनी बिल इज अ फाइनेंस बिल, हर एक मनी बिल क्या फाइनेंस बिल है? ईच फाइनेंस बिल इज नॉट अ मनी बिल, हर एक फाइनेंस बिल मनी बिल नहीं है। 3 फाइनेंस बिल कैन बी इंट्रोड्यूस इन द लोकसभा ओनली, सिर्फ लोकसभा में ही रखा जा सकता है। 4 फाइनेंस बिल इज प्री साइंड बाय द प्रेसिडेंट, कि पहले से ही साइन करवा लिया जाता है प्रेसिडेंट से रखने से पहले। 5th राज्यसभा कैन डिटेन द फाइनेंस बिल फॉर 14 डेज, 14 दिन तक ही मैक्सिमम राज्यसभा एक मनी बिल को रख सकती है जब लोकसभा में पास हो जाए। 6th है प्रेसिडेंट कैन नॉट रिफ्यूज टू साइन ऑन फाइनेंस बिल, राष्ट्रपति मना ही नहीं कर सकते, बाउंड है साइन करने के लिए, मना नहीं कर सकते साइन करने के लिए फाइनेंस बिल को। 7th है राज्यसभा कैन अमेंड द फाइनेंस बिल, राज्यसभा अमेंड कर सकती है फाइनेंस बिल को। 8th है ऑन द डेडलॉक और ऑन फाइनेंस बिल, जब भी डेडलॉक हो जाए तो ज्वाइंट सेशन कैन बी कॉल्ड, एक ज्वाइंट सेशन बुलाया जा सकता है। ये 5 ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पे, छत्तीसगढ़ पीसीएस 2016 का क्वेश्चन, एंड बी इज आंसर 5th एंड 6th, 5वीं और 6ठी, ये 2 ऑप्शंस करेक्ट नहीं है, बाकी सारी सही है। 5वीं 6ठी दोबारा देख लेते हैं। राज्यसभा कैन डिटेन द फाइनेंस बिल फॉर 14 डेज, क्या 14 डेज तक अपने पास रख सकती है, रोक के रख सकती है। और 6 प्रेसिडेंट कैन नॉट रिफ्यूज टू साइन अ फाइनेंस बिल, ठीक है, ये सही नहीं है, बी 5th एंड 6th। तो मनी बिल ये 110 एक आर्टिकल के तहत कॉन्स्टिट्यूशन के दिया गया है, हर एक मनी बिल फाइनेंस बिल है। एंड हाउएवर ईच फाइनेंस बिल इज नॉट अ मनी बिल, बट फाइनेंस बिल मनी बिल नहीं है।
फाइनेंस बिल एंड मनी बिल बोथ इंट्रोड्यूस किए जा सकते हैं लोकसभा में एंड ओनली ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट की सिफारिश से। राज्यसभा हैज़ टू रिटर्न द मनी बिल विद और विदाउट इट्स रिकमेंडेशंस ऑन 14 डेज। वो डिटेन नहीं कर सकते, उनको वापस करना है 14 दिन के अंदर, चाहे उनकी रिकमेंडेशन हो या कोई करेक्शन हो, कुछ भी हो, विद और विदाउट रिकमेंडेशन। द काउंसिल ऑफ स्टेट्स कैन मेक अमेंडमेंट्स इन इट। जो काउंसिल ऑफ स्टेट्स हैं राज्यसभा, कैन मेक अमेंडमेंट्स इन इट। और उसके बाद है इन केस ऑफ द डिसएग्रीमेंट, अगर फाइनेंस बिल पे होती है तो ज्वाइंट सेशन कैन बी कॉल्ड, बुलाया जा सकता है भाई, डिसएग्रीमेंट है। प्रेसिडेंट रिटर्न कर सकते हैं फाइनेंस बिल को फॉर रिकंसिडरेशन बाय द हाउसेस। अगर रिकंसिडरेशन के लिए, पुनर्विचार के लिए राष्ट्रपति भेज सकते हैं वापस। तो मना करने वाली बात गलत हो गई, वो भेज सकते हैं, लेकिन अगर फिर दोबारा पास हो गया अब वो रिजेक्ट नहीं कर पाएंगे, कुछ नहीं कर पाएंगे, साइन करने ही पड़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 97, द मनी बिल इज डिफाइंड इन दी विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। मनी बिल किस आर्टिकल में दिया गया है? 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन पे, बी 110 इज द आंसर, ऑलरेडी हमने कर लिया है। लास्ट क्वेश्चन, आई थिंक सो, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इन रिलेशन टू दी वीमेन मेंबर्स ऑफ द 15th लोकसभा। वीमेन मेंबर के बारे में 15वीं लोकसभा की वीमेन मेंबर्स के बारे में स्टेटमेंट्स दी गई हैं। 1, दे आर लेस देन द 10% ऑफ टोटल मेंबर। जो टोटल मेंबर्स हैं उनकी सिर्फ 10% से कम है। 2, मैक्सिमम ऑफ देम बिलोंग टू द इंडियन नेशनल कांग्रेस, मैक्सिमम INC से थी। और 3 मेंबर्स आर इलेक्टेड बाय फ्रॉम द राजस्थान। 4th, मैक्सिमम वुमेन मेंबर्स आर इलेक्टेड फ्रॉम द उत्तर प्रदेश से हैं। ये 4 ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पे आ रहे हैं। इसका क्वेश्चन कोई भी इनमें से सही नहीं है। 17th लोकसभा में नंबर ऑफ द वुमेन मेंबर्स वाज मोर देन 14%। 17वीं की हम बात करें क्योंकि एट प्रेजेंट वही आपके काम का है, तो वाज मोर देन द 14% ऑफ द टोटल नंबर ऑफ द मेंबर्स। देयर वर टोटल 78 वुमेन मेंबर्स थी, जिसमें से 6 वर फ्रॉम द कांग्रेस, 6 कांग्रेस की थी 78 women members में, 41 from the BJP, highest number of women members were elected from the उत्तर प्रदेश and West Bengal 11 each, 11-11। उसके बाद आई थिंक चैप्टर इज फिनिश्ड एंड पार्लियामेंट 2 जो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। सो दोस्तों, फॉर्मेलिटी पूरी करने की बजाय वीडियो की मैंने इसीलिए इसको कंप्लीट किया कि यार आज इस चैप्टर को फिनिश कर दिया जाए, थोड़े से क्वेश्चन बचे हैं, थोड़ी हिम्मत मार लें स्टूडेंट्स भी। सो फ्रेंड्स, दिस वाज ऑल फॉर टुडे सेशन। सच में अगर यार अच्छा लगा मेरा एफर्ट और वीडियो पसंद आई, कंटेंट काम का लगा तो दोस्तों से ज़रूर बांटें। और यार थोड़े से कमेंट ज़रूर करें यार, कर दो भाई, 2 मिनट लगेंगे आपको, मुझे फीडबैक मिलेगी कि मेरी ऑडियंस चाहती क्या है। ओनली देन आई कैन डू समथिंग बेटर, जो मेरे अंदर भूख रहती है आपके लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वीडियो।